अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है, एक नया मौका है बहुत कुछ करने का। और अगेन वही कि काम वाले हफ्ते का, वर्किंग वीक का पहला रोज़ है, तो थोड़ी हिम्मत हमें चाहिए होती है कि हम एक वीकेंड गुजार के आए होते हैं कि जी हम अच्छा काम करें ताकि थ्रू आउट हमारा जो हफ्ता अच्छा गुजरे। और जब अच्छे की बात होती है तो मैं तो कहती हूँ कि दिन का आगाज़ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ताकि आपका जो दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो जाहिर है कि फिर सारा दिन अच्छा गुजरता है, अच्छी सोच आती है, अच्छी बातें जहन में आती हैं। तो जो आज की अच्छी बात है वो ये है कि अच्छा सोचें और अच्छा बोलें, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐप हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। लाइक अगर आप अच्छा नहीं सोचेंगे, हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, तो फिर लोग भी आपसे दूर भागना शुरू कर देते हैं कि जी इस बंदे से तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इससे तो बात करने का फ़ायदा नहीं। हमेशा ये जो है ना रोना पिटना, ये तो आपने ज़ाहिरी बात कर दी ना, एक बातनी बात बदगुमानी वाली भी, उस पर तो हमें हमारे दीन भी हमें मना करते हैं कि किसी के हवाले से भी बदगुमान ना हो। तो हर किसी के बारे में मस्बत रहें, आप मस्बत रहेंगे तो बाकी पॉजिटिव चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा मैंने देखा अक्सर लोग परेशानी में ना बहुत ज़्यादा बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया कि कभी भी कोई परेशानी अगर आप उसमें अच्छा सोचते हैं ना तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम में होनहार स्टूडेंट्स आते हैं। हम आपकी सबसे पहले, मुझे लगता है कि हम ही आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं, फिर बाद में आप उन्हें दीगर चैनल्स पर देखते हैं। तो भाई हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, ये ब्राइट स्टार्स हैं, इनको आप लोगों के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जी बच्चों ने इस फील्ड में जाके क्या करना है या पढ़ते नहीं हैं, तो उनसे इनको टिप्स भी मिल जाती हैं और फिर बच्चे पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। इन्हें देख के लगता है वो सोचते होंगे कि शायद कल को हम भी नया दिन में जाएँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बच्चे आ जाए हमारे पास। प्री इंजीनियरिंग के बाद प्री मेडिकल के नताइज भी जो लड़के हैं वो बाजी लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। पहली पोजीशन मोहम्मद अफान ने 94.55% नंबर लेकर हासिल की। आयशा जलील ने 94.08% मार्क्स लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है कि हमें जब आप प्री मेडिकल की बात करते हैं ये ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बहन को देखा कितनी पढ़ाई होती है, उसके अंदर सरखपाई होती है कि शायद जो बच्चे नॉर्मल होते होंगे ना, यानी जो कम पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते होंगे हमने नहीं ये सब्जेक्ट नहीं चूज करना। कि पढ़ाई कोई भी खपाई उस वक्त होती है सर की, जिस वक्त आप अपनी मर्जी का वो सब्जेक्ट नहीं लेते। लेकिन अगर किसी को अगर किसी को उसकी पसंद की फील्ड मिली है, दैट्स नथिंग बेटर देन दैट। तो हमारे साथ अफ़ान और आयशा दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान, अस्सलाम वालेकुम आयशा। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ठीक है। आपने पहली पोजीशन हासिल की, आपने दूसरी पोजीशन हासिल की, लेकिन जैसे कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आयशा से आगाज़ करना चाहूँगा। आयशा बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके वालिदैन को। प्री मेडिकल जैसा महक ने कहा, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, लेकिन फिर भी मुझे बताएं कि स्कोप आपका पहले से यहीं सेट था, प्री मेडिकल लेना था या फिर आपने वो वाले प्रेशर में लिया कि हमारी जो सोसाइटियल प्रेशर जो होता है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उसका, प्लीज़ गो ऑन। दरअसल हम लोग 7 बहन भाई हैं, मेरी 2 बहनें जो हैं वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं। मेरी तीसरी बहन माशाल्लाह से दाव के अंदर 3rd ईयर उसका चल रहा है। तो इट वाज माय डैड्स ड्रीम कि मेरी चारों बेटियां जो हैं वो डॉक्टर बने, एंड आई एम दैट लास्ट पिलर ऑफ दैट एंटायर सीरीज। तो इस वजह से जो है एक मेरे वालिदैन का भी ख्वाब था, ऊपर से आई वॉज नॉट एन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन शुरू से। आई लाइक मैथ्स, बट सिंस क्योंकि अब्बा का भी ख्वाब था तो इस वजह से मेरी जो पाथ सेट हुआ वो इसी तरह से सेट हुआ कि भाई मेरा जो माइंड सेट था वो इसी तरह से चला और शुरू से वालिदैन ने मेहनत की। तो उसके बाद जब रिजल्ट्स आया तो ऑब्वियसली कि ये तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि ठीक। अच्छा अफ़ान, आप मुझे बताएं कि हमेशा हमने देखा है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा हमें आगे नज़र आती हैं, तो क्या सोचा था कि इस दफ़ा बस किसी लड़की को आगे नहीं आ देना, मेरा ही नाम पहली पोजीशन पे होना चाहिए? नहीं, ऐसा मतलब मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन एक था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, शुरू से अच्छा पढ़ता था और मेरे भाई की मेरी इंस्पिरेशन थी, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ता था, पूरे ख़ानदान में जैसे वो आइडियल था। तो वो नहीं कर पाया था, वो बहुत क्लोज था, ही वाज 13th पोजीशन उसने ली थी, लेकिन बस था मेरा कि अब ये हो सकता है। अच्छा। मतलब कि हम लोगों को मतलब जैसे एक बना हुआ होता है ना कि सीट्स वगैरह बिकती हैं, तो ये सब था, पता था।
लेकिन मतलब एक था कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो अब करना था, तो बस ड्रीम। तो क्या आपका शुरू से था कि आपने मेडिकल पढ़ना है या कोई और किसी और तरफ जाने का था, घर वालों की वजह से या दोस्तों की वजह से या भाई की वजह से आपने कहा अच्छा मैं भी मेडिकल पढ़ूं? नहीं, मेरा शुरू से था, फादर को था ड्रीम के मैं MBBS डॉक्टर बनूं। बाकी मेरे दोनों भाई बड़े जो हैं वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, NED से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कर रहे हैं अभी और एक ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो उनका था कि बस ये हम दोनों तो इंजीनियर्स बन गए क्योंकि बड़े थे और जल्दी अर्न करना होता है बड़ों को, तो बस वही था कि अब इसको तो हमने बनाना है डॉक्टर। अच्छा अफान, प्री मेड में वैसे कौन सा फेवरेट आपका सब्जेक्ट रहा? क्योंकि हम अपने होम ग्राउंड को ही फेवर करते हैं, तो हम बायोलॉजी बिल्कुल। आई लाइक फिजिक्स अ लॉट। ओके, मेरा फेवरेट जो है वो शुरू से फिजिक्स ही रहा, क्योंकि ऑल्दो बायोलॉजी इज़ माई मेन सब्जेक्ट, आई शुड फोकस ऑन दैट मोर, बट फिजिक्स इज समथिंग के जिसके अंदर आई कुड यूज़ द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, तो मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसमें जाता था। इससे मुझे याद आ गया जब मेरे टाइम पे प्रैक्टिकल आया था, इट वाज डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैं उस वक्त उसका हार्ट जो है पता नहीं मेंढक का कहीं चला गया। मैंने तो छोड़ दिया था। मैं ये बता रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम को करते करते मैंने अपना हार्ट काट दिया था, इट वाज फ्लोटिंग, बट ऑब्वियसली लेकिन कुछ नहीं होता है, चलता है, दुनिया है। वहाँ नहीं गए तो फैसल यहाँ आगे, अगर वहाँ चल जाते तो यहाँ कैसे हमें मिलते। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि उम्मीद थी पोजीशन आ जाएगी? दरअसल मेरी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट पोजीशन थी माशाल्लाह जी, तो इस वजह से मैं क्योंकि फेडरल बोर्ड से शिफ्टेड थी टू द सिंध बोर्ड, तो लाइक मेरा एक माइंडसेट वही जैसे अफान ने भी बताया कि लोग बोलते थे कि पोजीशन नहीं आ सकती और ये लोग मतलब अपनी मर्जी के बच्चों को डालते हैं और ये करते हैं, तो मेरा दिल में ये डर था कि मेरी पता नहीं रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा या मतलब मुझे 80s में भी दे देंगे तो बड़ी बात है। लोग यही बोलते थे कि 80s में आ जाए तो तुम शुक्र कर लेना ये वो। तो फिर जब अचानक से पता लगा कि मेरी फर्स्ट पोजीशन इन द सिंध बोर्ड बनी आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम फेडरल, तो ये बहुत मेरे टीचर्स को भी बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने एक मुझे मोटिवेट किया, ख़ास तौर पे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर अरशद मोहिउद्दीन हैं, मेरे कोचिंग के प्रिंसिपल सर अलीम अख्तर हैं, उन्होंने मुझे बड़ा इस चीज़ में मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि नहीं अब इस चीज़ को आपने मेंटेन करना है और इंशाल्लाह जो है अपना नाम बोर्ड के अंदर लगा के आना। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात दोनों ने, आयशा ने अफान ने दोनों ये बात की कि हमें ये बताया जाता था, हमें ऐसा कहा जाता था, और आप भी जो बच्चे जो इंटरमीडिएट में हैं, जो आने वाले हैं, उनको भी ये बताया जाता होगा कि देखो ऐसा हो जाता है, सप्ली खुल जाती है, कोई और ले जाता है, ऐसा हो जाता है। अनटिल एंड अनलेस आप खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस ना कर लें, पहली बात तो किसी को मशवरा ना दें, दूसरी चीज़ आपका काम मेहनत करना है, बाकी सब अल्लाह पे छोड़, अल्लाह का काम देना है, आप मेहनत करें, आपकी चीज़ कभी रायगा नहीं जाएगी। ओके, नाउ अब माशाल्लाह से क्या फर्दर प्लान्स हैं, कैसे कैरी आउट करना है सक्सेस को, आपने क्या करना है? शुरू से सोचा था कि डाओ तो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी और MBBS भी करना था, तो वो हो गया। अब आगे की दुआओं का भी सोचना है कि अल्लाह मियां से क्या मांगना है, क्योंकि अब तक जो मांगते आए थे वो तो उसने दे दिया। आपने स्पेसिफाई किस चीज़ में करना है, कोई ये? मैंने मेरे अब्बू का ही ड्रीम है कि मैं एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो फेस किया था हार्ट से रिलेटेड डिजीज, तो उनका है कि मैं आप बताएं आपका क्या फ्यूचर प्लान है? मेरा जो है वही वंस अगेन दाव के अंदर ही था शुरू से ख्वाब, वो तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मेरिट लिस्ट जब लगेगी। बाकी उसके अलावा जो है मेरा शुरू से मतलब एक माइंडसेट था पीडियाट्रिक सर्जरी का, सिंस आई एम वेरी मच अटैच्ड टू किड्स, आई लव देम अ लॉट, तो मेरा एक पर्सनल अफेक्शन है उस चीज़ के साथ, तो मैं यही पीडियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाऊंगी, यही तो फिर फिजिशियन डिपेंड करता है, वो तो आगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप। अच्छा आयशा, मुझे एक बात बताएं कि हम जब सोचते हैं कि जी मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ जो सबसे पहले माइंड में यार बहुत पढ़ते होंगे, हर वक्त पढ़ते रहते होंगे, ना खाना खाते हैं ना कोई और काम करते, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, खाना खाते हैं। आपको मेरी सेहत से नहीं पता लग रहा है कि हम खाना खाते हैं। अच्छा, क्या रूटीन होती है पढ़ने? दरअसल देखें, मैं टोटली इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती कि हर वक्त आप पढ़ेंगे तो आपकी पोजीशन आएगी। मैं इसका प्रूफ हूँ कि मेरी बहन ने मुझे MCAT से पहले बोला था कि अगर तुम इस तरह से ही पढ़ती रही ना, तुम्हारा MCAT पास भी नहीं होगा। लिटरली। लेकिन आई एम समवन हु बिलीव्स इन एक्टिव लर्निंग, कि जब क्लास में सारे बच्चे सो रहे होते थे ना, तो उस टाइम पे माई माइंड कैप्चर्स दैट व्हाट इज बीइंग टॉट। तो मेरे दिमाग में अगर मुझसे कभी कभार, तो आई यूज्ड टू बी रियली मच इम्प्रेस्ड बाय माई ओन सेल्फ, कि लाइक मेरी दोस्त पूछती तो मुझे याद होता था कि उस क्लास में उस वक्त सर ने ये बात की थी। तो माई माइंड इज
काइंड ऑफ पर्टिकुलरली डिज़ाइन दैट वे कि मुझे जो है वो चीज़ उस टाइम पे वो क्लिक करती है कि दिस वाज टॉट इन दैट क्लास बाय दैट टीचर। तो आई नेवर डिड दैट 24 घंटे वाली लर्निंग, आई कैन नेवर डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। तो आई यूज टू ओपन, कभी कभी तो ऐसा हुआ मैंने पूरे चैप्टर्स 2-4 चैप्टर्स मैंने एक दिन पहले किए एग्जाम से। अच्छा तो इट्स नॉट ये लाइक सारी चीज़ डिपेंड करती है। एक तो अगेन वही वाली एक मिथ भी है कि जी आपने बस अंदर किताबों में घुसे रहना है। बुक्स नेवर मेक यू लर्न अ लॉट, इट्स द होल एक्सपीरियंस विच मेक्स यू लर्न अ लॉट। अच्छा, बहुत सारे हमने देखे पोजीशन होल्डर्स, वो उनका एक ड्रीम होता है कि वो अपने तमाम तर MBBS भी करें और अपने स्पेसिफिकेशन भी करें। क्या अब्रॉड भी जाएंगे, वहाँ भी कोई है आपका प्लान ऐसा? आई एम सॉरी मैं बहुत आगे की, आपको शायद 5-6 साल आगे की, बट स्टिल इंसान का एक विजन होता है ना कि वो आसमान को विजन करे तो तारों तक पहुँचता है। जी मतलब मैंने यही देखा है, अमूमन जो होते हैं डॉक्टर वो 3rd ईयर से ही MBBS से USMLE और दूसरे प्लैब वगैरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो अमूमन यही होता है कि सब करते हैं कि हमें किसी तरह से लाइसेंस मिल जाए बाहर का और वहीं से FCPS वगैरह भी करें। तो इरादा है और कोशिश भी करेंगे। चले भैया, अल्लाह ताला आपको आपके इरादे में कामयाब करे और जो आप लोग की ख्वाहिशात हैं और आगे जो आप लोग भी एग्जाम्स देंगे आपकी पढ़ाई उसमें इसी तरह आपको कामयाबियाँ मिलती रहें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। अफान आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और स्पोर्ट्स की तो हम बात करते ही हैं, हम क्रिकेट की भी बात करेंगे और ऑब्वियसली फीफा तो चल ही रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो अपना टैलेंट है वो आपको हम बताते हैं। ज़िला झंग के रहायशी आमिर शहजाद आवान, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया। आप सोच रहे होंगे कि क्या है इसमें ऐसा, भाई साइकिल पे किया है, साइकिल पे उन्होंने टूर किया। आप साइकिल यहाँ से लेके आप घर नहीं जा सकती। साइकिल मैं जा सकती हूँ, मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। लेकिन कितने दिन में? हाँ ये मतलब अच्छा यहाँ से घर जाना है? हाँ जी, हाँ जी, एक ही दिन में चली जाऊंगी, लेकिन एक ही सुबह निकलूंगी तो शाम को पहुंचूंगी, इतनी हल्की साइकिल में चलाती हूँ। अच्छा जी, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने ना बाइक चूज की है ना गाड़ी चूज की है। साइकिल क्यों? फ्यूल नहीं लगता है, साइकिल पे सफर करना ज़रा हेल्दी होता है। तो ये आमिर शहजाद अवान हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल, सुपर से भी ऊपर। अरे बिल्कुल, सुपर से तो ऊपर आपने होना ही है अगर आपने इतना लंबा जो सफ़र है वो साइकिल पे करना है। आमिर ये बताएं कि आप जिधर से आपने साइकिलिंग स्टार्ट की वहाँ से लेके अफगानिस्तान के किस हिस्से तक गए, ये कितना किलोमीटर बनता है, कितने दिन में किया ये आपने? अच्छा, अफगानिस्तान से टूर, ये जो अफगानिस्तान का टूर था, इससे पहले मैं नेशनल साइकिल टूर कर चुका हूँ। यानी मैंने पाकिस्तान का चप्पा चप्पा साइकिल पे देखा है, एक्सप्लोर किया है। और इस टूर का मकसद ये था, नेशनल साइकिल टूर का मकसद था, 2 पैगाम थे। एक तो ये चीज़ थी कि मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि हमारा मुल्क अल्लाह के फजल से महफूज भी है, खूबसूरत भी है, मेहमान नवाज भी है। तो दुनिया आए, हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो, यानी सियाहत का फ़रोग। एक तो ये पैगाम था। दूसरा, मैं साइकिल पे सफ़र करता हूँ और साइकिल का मैंने नाम रखा हुआ है शबानो। तो ये जो शबानों पे सफ़र करने का मकसद है वो ये है कि जो दोस्त करीब करीब कहीं काम करते हैं, कहीं मुलाजमत के लिए जाते हैं, वो साइकिल का इस्तेमाल करें। सेहत भी अच्छी रहेगी, फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी क्योंकि इंजन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम होगा। हाँ। तो आने वाली नस्लों को हम बीमारियों से बचा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी सोच है आमिर, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये शबानू, जो आपने नाम शबानू ही रखा है ना, पहले तो एक तो ये ज़रा करेक्ट कर दें, दूसरा इसका मकसद क्या है, इस नाम के पीछे क्या कोई स्टोरी है? अच्छा, ये मेरे दोस्तों की शरारत है, क्योंकि जिस तरह की मैं साइकिल इस्तेमाल करता हूँ उसका नाम और वो थोड़ा मिलता जुलता था, तो उन्होंने वो शरारत में ये नाम रखा और ये वायरल हो गया, तो वो मेरी पहचान बन गई। अच्छा, हाँ, दूसरा जो है अफगानिस्तान का मैंने टूर शुरू किया। ये मेरा पहला किसी मुल्क में साइकिल पे टूर है। अच्छा। और मैं आपको बड़े फख्र से ये बात बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का पहला साइकिलिस्ट हूँ जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो सफ़र किया है किसी दूसरे मुल्क में। तो वहाँ पे इससे पहले जी साइकिल पे, और इससे पहले जब मैं नेशनल टूर में था तो मेरे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और जब मैं अभी अफगानिस्तान गया हूँ तो मैं दुनिया के 9वें मुश्किल तरीन रास्ते माइपर से गुजरा हूँ, और ये वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये भी एक रिकॉर्ड है। अच्छा, मुझे आमिर भाई मुझे बताएं ना कि आपने रूट कौन सा लिया, कितने किलोमीटर आपके बने, पाकिस्तान में कहाँ से शुरू किया, अफगानिस्तान में
कहाँ तक गए, नंगरहार तक गए कि काबुल तक गए? मैंने लाहौर से ये सफर का आगाज किया है और दाता की नगरी से ही मैं पहले हर सफर का आगाज करता रहा हूँ। तो लाहौर से मैं इस्लामाबाद पहुंचा, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से तुरखम और वहाँ से जलालाबाद, फिर उनका जो दारुल हुकूमत है काबुल, वहाँ पहुंचा। और वहाँ से किलात, कंधार, एक गजनी शहर है वो बहुत मैंने पड़ी। उससे बाद कंधार आए, कंधार से होते हुए इलाके देखते हुए फिर मैं अपने बलोचिस्तान की तरफ आया हूँ। जबरदस्त। अच्छा आमिर, मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, अब कहाँ का सफर करना है आपने साइकिल पे? अच्छा, ये जो मैं इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ इसमें भी यही पैगाम दे रहा हूँ कि दुनिया यानी यूं दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में जाके ये मेरा पैगाम जाना वहाँ पे मकसद ये है कि दुनिया को मैं बता रहा हूँ कि वो आए, हमारा खूबसूरत कश्मीर देखे, हमारा गिलगित बल्तिस्तान देखे, हमारा पंजाब देखे, हमारी मोहब्बत की धरती सिंध देखे। तो टूर का मकसद यही है और मैं साफ दिलाली परचम के साथ पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाने का प्रोग्राम बना चुका हूँ और उसकी मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हूँ और इंशाल्लाह हुकूमत से भी राब्ते में हूँ, वो भी तावन की उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है। तो इंशाल्लाह अगला जो मेरा टूर है वो ईरान, इराक है और यानी मैं अपने इलाके शाहजीना जंग से। क्या बात है सर, क्या बात है। एक अच्छा ये तो मैं चेक कर रहा था माशाल्लाह तकरीबन 1500 किलोमीटर का ये रास्ता बना होगा गालिबन आपका, तो उस पे भी आपको बहुत बहुत ये 1800 किलोमीटर और साथ साथ हम आपको बताएं टूर का आखिरी दिन है, मैं रास्ते में ही। ओह वाह, जबरदस्त भाई, आपको वापसी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं। वापसी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएं कि जैसे आपने माहौल दोस्ती वाली बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि एक खबर ये भी है कि जी फ्रांस से दो दोस्त 3 माह का उन्होंने सफ़र, वो साइकिल पे वो कतर पहुंचे हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए और उन्होंने तकरीबन ये 4,000-4,500 मील्स का सफ़र जो है वो 3 माह में उन्होंने किया है फ्रांस से। क्या ही ज़बरदस्त बात है। मैं अब आप बताएं कि अब आप कितना सफ़र कर सकते हैं? अब तो मैं जल्दी चल जाऊंगी यहाँ से घर फौरन हो जाऊंगी जल्दी चला के। चलें जी, बेहद शुक्रिया आमिर, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू करते हैं एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और ये भी हमें लेनी है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि लाहौर की बाहिम्मत खातून जो घर के गैराज को मिनी कैफ़े बनाकर 7 माह के बच्चे के हमरा पास्ता बेचती हैं। लाइक आप सोचें कि एक बच्चे को पालना, फिर उसके साथ काम करना, उसकी मौजूदगी में आपने अपना किचन भी संभालना है और फिर उस बच्चे को भी संभालना है और फिर आपने टेस्ट का भी ख्याल रखना है। इस बाहिम्मत माँ से हमें आयशा अता मिलवा रही हैं अपनी रिपोर्ट में, तुमसे मुलाकात करते हैं। लाहौर की ये नारी जो रोजाना करती है पास्ता की तैयारी, शोहर का हाथ बटाने के लिए घर के गैराज को खूबसूरती से सजाकर मिनी कैफे बनाया। सब्जियां काटती, थाल में सजाती और 7 माह के अशर के हमरा बावर्ची खाने में लजीज पास्ता बनाती रुबाब। पास्ता पैकिंग में शोहर इनकी मदद करते हैं। घर के गैराज को थोड़ा सा डेकोर किया, मैंने पास्ते से स्टार्ट किया और फर्स्ट डे ही मेरी बहुत अच्छा मुझे फीडबैक आया तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मुस्तकबिल में रुबाब कैफे को रेस्टोरेंट में बदलने की भी ख्वाहिशमंद हैं। घर के गैराज में मिनी कैफे बनाकर बाइज्जत रोजगार कमाने वाली रुबाब अली अपने जैसी बाकी खवातीन के लिए अज़्म हिम्मत की जीती जागती मिसाल हैं। कैमरामैन जवाद हुरिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। अब रुबाब अली हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उसके अलावा उनका जो छोटा सा बेबी है 7 मंथ्स का, उस वक्त उनकी गोदों में बैठा हुआ था, क्यूट सा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा रुबाब, मुझे बताएं कि ये इतना ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं, एक बच्चे के साथ अपने घर संभालना है और फिर आपने चीज़ें बना के उसको सेल भी करना है, बहुत मुश्किल काम है। बच्चे को तो संभालना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया?
आइडिया कुछ ऐसे आया कि एजुकेशन थी, लेकिन अभी आपने जैसे मेंशन किया कि मेरा बेबी इतना छोटा है, इसके साथ मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज़ करूँ, कुछ जॉब कर सकूँ। तो साथ में ये भी था कि मैं अपने आप को स्पॉइल नहीं करना चाह रही थी, कुछ एक्टिविटी रखना चाह रही थी। और जैसे कि सबका ही एक सिचुएशन चल रही है, एक कंडीशन है पाकिस्तान में कि एक अर्निंग में तो हर एक का गुजारा होता भी नहीं है। तो ये ऐसे ही आइडिया आया कि किसी ना तरीके से जो आपकी जो भी टैलेंट है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके, कि आपकी कोई एक्टिविटी भी रहे और इसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती रहे। तो बस ये बैठे बैठे एक आइडिया आया। और मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड, उनको पास्ता पसंद नहीं था। तो शादी से पहले वो नहीं खाते थे। मैंने एक दिन अपने लिए बनाया और मैंने इनको टेस्ट करवाया, ज़बरदस्ती इन्होंने खाया और उसके बाद इतना लाइक किया कि हर 2 दिन बाद ये कहते तो मुझे पास्ता खिला दो। तो मैंने इस चीज़ को इतना मतलब सीरियस लिया। मैंने सोचा कि जब मेरे हस्बैंड लाइक कर रहे हैं, फैमिली को मेरा हाथ का बना हुआ खाना पसंद आता है, क्यों ना अपने इस टैलेंट को जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सके। क्या बात है। तो बस ये वहीं से आइडिया आ गया। अच्छा रुबाब, मुझे ये बताएं, चूँकि आपने अपने गैराज को मिनी कैफे में तब्दील किया, तो क्या वहाँ लोग आते हैं, उनकी सेटिंग का अरेंजमेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है, अरेंजमेंट है। मैंने सेटिंग रखी हुई, अभी इतना कोई बड़ा सेटअप तो नहीं है, छोटा सा सेटअप है। और इंशाल्लाह ताला मैं इसको इंक्रीज करूँगी। तो ये फर्स्ट डे तो मेरे पास ये सेटअप भी नहीं था, सिर्फ मैंने एक टेबल रखी थी और उसके ऊपर मैंने पास्ता बना के लगा दिया था। वो फर्स्ट डे जो मेरा फीडबैक आया, उसकी जो अर्निंग हुई उसको मैंने इन्वेस्ट किया और एक छोटे से गराज को मैंने जो है वो डेकोर कर दिया और इंशाल्लाह ताला इसको मैं मज़ीद इंक्रीज करूँगी। अच्छा रुबाब, मुझे ये बताइए कि घरों से कितने ऑर्डर्स आते हैं आपको? करीब करीब से आते हैं या दूर से आते हैं? उनको आप कैसे केटर कर रही हैं? कौन डिलीवर कर रहा है? हाँ, इसको इस तरीके से है कि अभी तो मुझे कुछ वीक्स हुए हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत ज़बरदस्त फीडबैक मिला और बहुत सी ख़वातीन स्पेशली जो मेरे नेबर्स में होती हैं, तो उधर से मुझे ऑर्डर्स आते हैं नेबर्स से। तो कुछ दर्स वगैरह हैं, कुछ छोटी छोटी फैमिली बर्थडे की गैदरिंग होती हैं, उनके लिए छोटे ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे मैं मज़ीद डेवलप करूँगी एडवर्टीज़मेंट वगैरह के साथ, तो फिर इंशाल्लाह ताला और भी ऑर्डर्स जो हैं वो अभी ऑन प्रोसेस भी हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन आपको लिए बहुत सारे ऑप्शन सामने आ रहे हैं, आप बहुत तरीके से लोगों को अपना खाना डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं इस नन्हे से बच्चे के बारे में, अपने प्यारे से बेटे के बारे में, इसको कैसे संभालती हैं आप? लाइक इसमें भी आपके हस्बैंड आपकी मदद करते हैं कि जब आप खाना, इनका नाम अशर है, मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा। रुबाब, इनका नाम अशर है? अशर। अच्छा, तो बताएं कि संभालती कैसे हैं आप इन्हें? यानी मैंने देखा है, आप फुटेज में भी देखा है कि आपने गोदू में पकड़ा हुआ है और फिर आप खाना बना रही हैं, तो मियाँ इसमें भी मदद करते हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा जाओ रुबाब तुम बना लो खाना, तुमने बनाना है पास्ता, तुम फौरन से तैयार कर लो, मैंने बेटे को पकड़ा हुआ है। कैसे मैनेज करती हैं आप? डेफिनेटली मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत सपोर्टिव हैं और मैं कहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बगैर जो है ना वो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और वो बेबी को बहुत अच्छे तरीके से, इनकी बेबी के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट भी है और उनके पास खुश भी रहता है, तो वो इसको संभाल लेते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जब वो मौजूद नहीं होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं खैर से, तो फिर मुझे साथ में इसको भी मैनेज करना पड़ता है और साथ में मुझे किचन भी मैनेज करना। तो आप डेली बेसिस पे कितने आपके बॉक्सेस सेल हो जाते हैं, या कितनी अर्निंग हो जाती है, या मैं ये कहूँगी कितना ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये बनाना पड़ता है पास्ता? हाँ, कभी होता है कि फर्स्ट टाइम पे जब मैं कुकिंग करती हूँ तो वही इनफ होता है, लेकिन कभी कभी मुझे बार बार कुकिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा। अगर डिमांड जो है, जैसे फॉर सपोज अगर बिरयानी की आ गई है, तो वो ऐसी चीज़ें जो फूड आइटम्स हैं जो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं, तो उनको मैं फिर ऑन द स्पॉट ही बना कर देती हूँ। जैसे पास्ता जो है वो एक दिन उसको आप ओवन कर लो तो एक दिन रहता है, मतलब अगर मैंने मॉर्निंग में बनाया तो वो इवनिंग तक रह लेता है। लेकिन अगर बिरयानी की बात करें तो बिरयानी मुझे ऑन द स्पॉट ऑर्डर पे बनानी पड़ती है। तो और अगर अर्निंग की बात हो तो मुझे फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा फीडबैक आया था। जब मैंने फर्स्ट डे बनाया था, थोड़ा सा मैंने पास्ता बनाया था और 2 घंटे के अंदर अंदर वो मेरा सारा सेल हो गया था और मेरी 2000 अर्निंग भी फर्स्ट डे में हुई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि अब इंशाल्लाह ताला आगे भी और ऑन द स्पॉट अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी हमारी फीडबैक आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह। रुबाब, थैंक यू सो मच, अब हमारे साथ मौजूद थी गुफ्तगू। तो ख़वातीन जो ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है
है अपने माइंड को थोड़ा अलग तरीके से जो है ना आप चीज़ों को देखें, ताकि आपको पता चले कि एक चीज़ से कितने सारे एंगल निकल सकते हैं। तो ये एक खातून रुबाब से हमने आपको मिलवाया, एक और टैलेंटेड खातून हमारे साथ मौजूद है, चूँकि हमें बड़ी खुशी होती है जब हम इस तरह से बात करते हैं कि ख़वातीन आज के दौर में किस तरह आगे बढ़ रही हैं और इतने ज़बरदस्त काम कर रही हैं कि उनको आपके सामने लाना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज के दौर में हमने देखा कि जहाँ शादी करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, जाहिर सी बात है लड़के लड़कियाँ अपनी पसंद बता देते हैं, वहीं शादी के इंतज़ामात थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन ये मरहला भी आसान हो गया है। इस्लामाबाद की 2 ख़वातीन ने वेबसाइट के ज़रिए इस काम को आसान बना दिया है। उनका दावा है कि सिर्फ चंद मिनट में, मैं दिन भी नहीं कह रही, मैं हफ्ते भी नहीं कह रही, सिर्फ चंद मिनट में शादी के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा सकते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नीलम शुएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नीलम ने इस चीज़ को कैसे आसान बनाया, या कैसे मुमकिन बनाया। अस्सलाम वालेकुम नीलम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नीलम, ये तो हमने सुना है भाई कि अपने बड़ों से कि शादी होती है ना तो पता नहीं कितने सालों पहले तैयारी शुरू हो जाती है। तो ये जो हम बात करें स्पेशली इंतज़ामात की, बारात सबसे ग्रैंड इवेंट होता है, फिर अब तो होता है जी कि मेहंदी भी आपकी बड़ी शानदार हो, और फिर वलीमा तो कहते हैं ज़रा एलिगेंट सा होना चाहिए। तो ये जो जिसमें बड़े साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, क्योंकि 6-6 महीने पहले बुकिंग होती है हॉल्स की, ये काम मिनटों में कैसे मुमकिन है? बात ये है महक, आजकल के दौर में प्लानिंग करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक एक वेंडर से मिलना पड़ता है, उनसे मेन्यू कार्ड लेने पड़ते हैं, बातें टाई अप करनी पड़ती हैं और इंस्टा पर मैसेज करना पड़ता है। शादियाना ये सारे मरहले ख़त्म कर देती है। आप हमारी वेबसाइट पर अगर जाएंगी शादियाना.pk पे, तो वहाँ पर आराम से आपको सारी तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको सबके रेट लिस्ट मिल जाएंगी, आपको सबके ये पता चल जाएगी स्पेशलिटी क्या है, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, और सब कुछ अगर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होगा, आपका टाइम बच जाएगा। और असल बात यही चीज़ है, आपका टाइम बचाने के लिए, आपके कन्वीनियंस आपको देने के लिए। दिस इज़ वाई शादियाना एग्जिस्ट। ओके, तो यानी कि आपने तमाम तर जो वेंडर्स कह लें या फिर तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, यू हैव ब्रॉट देम अंडर वन रूफ, राइट? जी बिल्कुल, हमारे पास फोटोग्राफर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वेडिंग वेन्यूज़ हैं, केटरिंग, डेकोर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अंडर वन रूफ। बिल्कुल आपने सही समराइज़ किया। अच्छा नीलम, मुझे बताएं, लाइक हमें होता है जी कि चॉइसेस का बड़ा इशू होता है कि जी बारात का जो था हमारा बैकग्राउंड, हमारे फ्लावर्स जैसे हैं, तो जो हमारा थीम है मेहंदी का वैसे होना चाहिए। अब इसमें अंडर वन रूफ आपको सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन काम की क्वालिटी ये आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि हाँ अच्छी हो, और जिस कीमत पे काम किया जा रहा है वो पैसा भी फिर वसूल होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर आप लाखों का इवेंट करा रहे हैं तो फिर लाखों की आपकी केटरिंग भी होनी चाहिए, उस तरह का डेकोर भी होना चाहिए। इस चीज़ को मेक श्योर कैसे करते हैं आप? बिल्कुल, आजकल रिव्यूज़ का सिस्टम बहुत ही कॉमन है। अब किसी ने कोई चीज़ बुक करने से पहले हमेशा रिव्यूज़ गौर से पढ़ते हैं कि उनकी कस्टमर डीलिंग किस तरह है, उनके आउटपुट किस तरह है, उनके रिजल्ट्स किस तरह आते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे प्लेटफॉर्म पर पिक्चर्स भी बहुत बड़ी होती हैं कि लोगों का काम किस तरह का है। तो एक बंदा जो चीज़ को सूट करती है और जो वो अफोर्ड कर सकता है, वो सारी चीज़ें अपने फ़िल्टर करके अब वो सिलेक्ट कर सकता है वेंडर, और इसलिए वो इन चीज़ों से वो क्वालिटी इंश्योर कर सकता है। और तो और हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हम भी सिर्फ इवन तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, लेकिन हम लोग ये ज़रूर कहते हैं हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जहाँ हम कर सकते हैं। हम वेंडर से ख़ुद बात करते हैं कि फलाना कस्टमर शादियाना की तरफ से आपके पास आ रहा है, प्लीज़ इनका ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो कस्टमर सर्विस एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड है कम्प्लीटली। अच्छा नीलम, आपने अभी तक कितने शहरों में आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये बताइए। हम लोग रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, और हमने सॉफ्ट लॉन्च लाहौर में भी कर ली है। वेरी सून हम ऑल ओवर पाकिस्तान करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा नीलम, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको इस तरह से ऑनलाइन काम करते हैं, और दूसरा रिस्पांस कैसा रहा लोगों का, क्लाइंट्स कितने आपके अब तक बन चुके हैं? मेरे पार्टनर एंड आई, हमें तकरीबन साल से थोड़ा ऊपर हो गया प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। और रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वेडिंग सीज़न जस्ट प्रूव्स इट कि जो जितने लोग यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म को उससे प्रूव हो जाता है। हर दिन हमारी वेबसाइट पे 2000 लोग आते हैं वेडिंग प्लानिंग करने के लिए, और अभी हमने तकरीबन 2.5 लाख लोगों की वेडिंग प्लान करने में हेल्प की है। दिस व्हाट शादियाना हैज़ डन। अच्छा, तो मुझे बताएं नीलम, ये कि लाइक जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक बड़े पैमाने पर आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं, उन्हें आप बता रही हैं कि शादी का इवेंट ऐसे हो सकता है,
तो इसमें क्या कोई बजट के हवाले से भी होता है कि जैसे हम कोई घर खरीदते हैं या कहीं हमने रेंट पे घर लेना होता है तो हमें एक ऑप्शन दी जाती है कि इतने से इतने के बजट तक में आपको यहाँ घर मिल जाएंगे। अगर मैं एक मेहंदी का इवेंट प्लान करना चाह रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जी मेरा बजट जो है 60K to 1 लाख है, तो क्या ये भी ऑप्शन आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल महक, हम इस तरह भी करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे फिल्टर्स बने हुए, आपने कोई भी एक वेंडर सेलेक्ट करना है, अगर सपोज आपका बजट फलानी चीज़ के लिए कुछ थाउजेंड्स है, कुछ के लिए कुछ लाख है, आप वो आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और अपना बेस्ट इवेंट इन योर लाइफ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, तो आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं या आप सिर्फ 2 ही लोग हैं? फाउंडर्स हम लोग 2 हैं। अच्छा। हमारे प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 600 वेंडर्स लिस्टेड हैं, यानी कि फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट, वेडिंग वेन्यू सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं। वाओ ग्रेट, ज़बरदस्त काम करिए नीलम आप, और बहुत सारे लोगों की मुश्किलात आसान हो गई, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है हमारे मुल्क में। तो जो ये साल का एंड होता है ये होता ही शादियों का सीज़न है और साल का शुरू भी शादियों का सीज़न होता है। थैंक यू सो मच नीलम, आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू है, लोगों की मुश्किलात आसान हो गई जिनकी शादियाँ होने वाली हैं। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सैलाब आया तो हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला, जितनी वो इस्तात रखता था उसके मुताबिक उसने पार्टिसिपेट किया। सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए रोबोट भी मैदान में आ गए हैं। तालिब इल्मों के बनाए गए रोबोट पर देखते हैं शहरबानों की रिपोर्ट। I am pleased to have you both here. I myself, Ali Akbar Abbas, is an engineer who has been assigned the task to rescue the life in this natural calamity. Let's send our autonomous bot on field. Plan, prepare, rescue. तबाहकुन सैलाब की सूरत में लोगों की जिंदगियां बचाने का मिशन। ये कारआमद रोबोट कराची के तालिब इल्मों का कारनामा है, जिसने रवा माह जर्मनी में होने वाले आलमी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मॉन्स्टर ट्रक से हमने जो एक आइडिया लिया है, क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक जो है किसी भी सरफेस पे चल सकता है। हमने इसके अंदर क्रेन भी बनाया है, जो कि क्रेन के अंदर जो हमारा क्रेन है वो यानी कि प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो है इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि एक घर को एक जगह से दूसरी जगह रखना। हमने एक पावर प्लांट भी बनाया है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमने प्रोड्यूस की है, बिकॉज दिस होल प्रोसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी। हेलीकॉप्टर के अंदर रेस्क्यू वर्कर जो है इन्वॉल्व है, और हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया ये ऑटोनोमस है, इसके अंदर रेस्क्यू वर्कर नहीं है, हम जो है रेस्क्यू वर्कर्स की भी लाइफ सेव कर रहे हैं। रोबोट को आलमी मुकाबले में क्रिएटिविटी और प्रोग्रामिंग पर भी खूब सराहा गया। बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोजेक्ट वाज द बेस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट कि हमने 1 लीटर वाटर को यूज़ करते हुए एक डैम बनाया, और डैम में हमने बेसिकली एक रिसाइकल प्रोसेस किया हुआ है वाटर का। यू नो व्हेन वी केम हियर, व्हेन वी लैंडेड हियर, वी सॉ फेसेस फुल ऑफ हैप्पीनेस। रोबोट सेवा की प्रोग्राम इस तरह की है कि उसके अंदर मैंने जायरो सेंसर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो हमें एक्यूरेट टर्निंग देता है, जिसकी वजह से हमारा बोर्ड सही काम करता है। और दूसरी बात मैं करूँगा ट्विस्टर की, कि उसकी मोटर्स का इस्तेमाल करना और उसका रोप्स का रिलीज़ करना। और दूसरी बात करूँगा मैं फ्लड डिटेक्टर की, कि जब पानी का फ्लो स्टार्ट हो तो वो इसी वक्त उसको सेंस करे और सिग्नल्स दे सब रोबोट्स को। प्राउड मूवमेंट था कि वहाँ जाके हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करना 73 कंट्रीज़ के दरमियान, और वहाँ जाके मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, लाइक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट प्रोग्रामिंग। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक रोबोटिक्स को निसाब का हिस्सा बनाना वक्त की ज़रूरत है। जर्मनी का जो कंपटीशन था, लेट मी टेल यू, द वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड, दैट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द रोबोटिक्स कंपटीशन इन द वर्ल्ड। सो एक लेवल, हाई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे compete करना, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे पास आज दुनिया की लेगो एजुकेशन की लेटेस्ट किट्स हमारे पास, EV3 माइंडस्टॉर्म, स्पाई प्राइम किट्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है। इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, दैट इज़ वाई हमने इसको वी हैव मेड इट अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एंड सिलेबस। जर्मनी में होने वाले मुकाबले में दुनिया भर से 73 मुल्कों की 400 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की, जिसमें कराची के तालिब इल्मों की कारकर्दगी ने न सिर्फ स्कूल बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन किया। कैमरामैन मोहम्मद नईम खान के साथ शहरबानो मुर्तज़ा, समा, कराची। चलें जी, अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सर्दी की सौगात शकरकंदी क्या क्या फ़वाइद अपने अंदर छुपाए हुए है, जानिए ब्रेक के बाद।
जी, तो सर्दियाँ कई जगहों पे पाकिस्तान में आ गई हैं, कहीं पे आ रही हैं, लेकिन सौगात तो हर जगह आ गई है। अब सर्दियों की कुछ सौगात होती हैं जिनमें नट्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि बड़ी ही जायकादार है, सस्ती भी होती है, सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद होती है। क्या है वो, क्या है? शक्करकंदी है और मुझे बड़ी पसंद है वो। और क्या ये देखे ना, देख के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो भाई इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें लगता है कि अच्छा बस खा लिया तो खा लिया, लेकिन देखें कोई भी चीज़ खाने से पहले जाने कि उसका फ़ायदा या नुकसान, वो सीजनल है या नहीं है। अब शक्करकंदी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, डॉक्टर खुरम मुशीर इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं कि शक्करकंदी का इंटेक आपका स्पेशली सर्दियों में कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नज़ला ज़ुकाम, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, तो शक्करकंदी इसको बहुत इन्हेंस करती है, ठीक है। और मुकम्मल ग़िज़ा है, जैसे आप बच्चों को खिलाएं, ठीक है। ये जंक फूड की तरफ जा रहे होते हैं तो अगर शक्करकंदी खा लें उसकी जगह, पॉपकॉर्न्स खा लें, ठीक है, या फिर कोशिश करें कि जी फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा खा रहे होते हैं उसकी जगह आप शक्करकंदी का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसकी खीर भी बनती है, उसको गरम गरम आप खा सकते हैं, ठीक है। कार्ब का बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा, साथ में उसको देखें फैसल, आप देखें कि अगर उसके अंदर जो एक लाइन रेशा टाइप होता है ना, वो फाइबर आप महक देखें, वो फाइबर का कंटेंट बहुत जोरदार होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आपके एक तो बड़ा लड़कियों में इशू होता है ना, हल्के बहुत हो रहे हैं, हल्कों के लिए बहुत है नया खून बनाती है, ठीक है। अच्छा, हर खवातीन का अक्सर इशू होता है किसी, अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल 10 भी है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है, तो वो कहती नहीं ये कम है, कम से कम 12-13 होना चाहिए। मेरा तो 10 से भी ज्यादा आता है। नहीं, आना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, कम आना चाहिए। नहीं 10 to 14, 10 से ज्यादा आना चाहिए, मगर 10 भी है तो भी ठीक है। वो बड़ी परेशान होती है, किसी का कम होता है, किसी टाइम्स के 10 से ज्यादा अच्छी बात है, 10 to 14 तक आना चाहिए। मगर वो अगर 10 भी आ रहा है तो बड़ी परेशान हूँ मैं, मतलब वो तो आप बढ़ाना है अगर आपको हीमोग्लोबिन लेवल मर्दों को, तो आप शक्करकंदी खाएं। दिन में क्या कितना आप खा लें? एक प्लेट आपकी बननी चाहिए, या आप इसको डिफरेंट सीजनल जो विंटर के सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके साथ कॉम्बो बना के खा लें? आपको क्या इसके अंदर डेली का इंटेक कितना होना चाहिए? बिल्कुल, जितना अच्छा लगे आपको ना, अच्छा, जितना अच्छा लगे। आप गरम गरम भी खा सकते हैं, आप खीर बना के भी खा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल होता है कि जी लोग कहते हैं जी कौन सा फल खाएं या कौन सा सब्जी टाइप खाएं ना, तो जो मौसम का है वो उसी हिसाब से। अच्छा, यहाँ एक क्रेज चला हुआ नेट पे ना, अच्छा जी एंटी एजिंग कोलेजन है तो एवोकाडो होगा। तो भाई एवोकाडो यहाँ कहाँ मतलब मिलेगा, तो इतना महंगा मिलेगा। एवोकाडो का ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नाशपाती है, ठीक है, सेब है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो वो किया था लास्ट टाइम सिंगाड़े, वो एवोकाडो का, तो लोग ही परेशान होते हैं कि जी कौन सा फल खाएं। तो अगर गर्मियाँ हैं तो डेफिनेटली आप आम भी खाएंगे, फालसे भी खाएंगे और उस तरह की चीज़ें खाएंगे। सर्दियों में तो आप कीनू भी खाएंगे, माल्टे, तो उस मुल्क के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है। अच्छा, ये एंटी एजिंग है। अच्छा, कोलेजन का बेहतरीन सोर्स है। अच्छा, कोलेजन के लिए बड़े परेशान होते हैं, महंगे महंगे साशे ले रहे हैं। अच्छा, कोलेजन की 5 चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। अगर आप अंडा खाते हैं रोज़ाना जर्दी के साथ, ठीक है, अगर आप पाए खाते हैं, ठीक है, पाए नहीं नाश्ते में अगर आप पाए खाते क्योंकि बड़े पसंद होते हैं, बिल्कुल मत खाएं। आप यकीन करें कि मैं वो बहुत सारी खवातीन और हजरात का ये इशू होता है कि वो पाए खा रहे हैं, नहारी खा रहे हैं रोजाना। ये मेरे क्या देख रहे होंगे, वो रोजाना ये तो पाए खाते, नहारी खाते, ये चने खा रहे हैं रोजाना, चने पाए नहारी और पूरी कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं वो 9 बजे खाया था। हमारे कॉलर ने भी ज्वाइन किया, लिया से सिद्रा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर खुरम से क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश हुई आज आपसे बात करके, मुझे पहली कॉल जो आपकी मिल गई है, बहुत मुझे अच्छा लगा और मेरा जो है दिली ख्वाहिश आज पूरी हो गई है। और डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है। जी 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 जी, छोड़ देती हूँ तो वो नुमाया निकलता है। अच्छा, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। मसला ये है कि नाइट क्रीम लगाती हूँ ना, रात को जो क्रीम होती है वो लगाती हूँ तो कलर ठीक रहता है, शाइयाँ नजर नहीं आती। जब वो छोड़ देती हूँ तो शाइयाँ जो होती है ना वो नुमाया नजर आना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये बहुत इशू है जी। दूसरा क्या है? जी जी, दूसरा मतलब ये है कि पेट जो है ना वो पेट बढ़ा हुआ है, बाकी जिसम सारा फिट है, सिर्फ पेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में
कुछ मुझे बिल्कुल मिस सिद्रा को बताएंगे। बिल्कुल, ये उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि नाइट क्रीम वाला बहुत मसला होता है, जैसे ही छोड़ा वो फौरन पिछली चीजें वापस आ गई। और मैं आपने तो लास्ट टाइम तो आपने टॉपिक बता दिया था सैकर कंदी, अभी मुझे एक टॉपिक मिल गया वो जो उन्होंने बताया कि बिल्कुल सही है, खवातीन का मर्दों का भी होता है कि जी या तो आप पूरे हेफ्टी हो, जानदार हो, अच्छा लगता है फैसिलिटी, इसमें कोई बुराई नहीं, मगर होता है कि अक्सर खवातीन हजरात की जी पेट आपका बड़ा होता है, ठीक है, और हाथ पैर पतले और ना वो कहलाता है ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स। ये कॉमन कंडीशन है, ठीक है। यदि ऑरेंज यानी आपका बीच का हिस्सा बिल्कुल ऑरेंज हो रहा है और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले, ठीक है, उसकी वजह ये कि आप जो खाते हैं ना प्रॉपर चीजें नहीं खाते। अच्छा, प्रॉपर चीजें नहीं खाते और सही हजम नहीं होता आपको, हाजमे का मसला। चले ये तो हो गया जो नाइट क्रीम वाला है। नाइट क्रीम का देखिए मिस सिद्रा का जो एक इम्पोर्टेंट इशू है कि उनको झाइयाँ है, तो देखिए झाइयाँ हमेशा मेंटेन करनी होती है, ठीक है। हमारा ये सेट है कितना जगमगा रहा है, अब आप 10 दिन के लिए इसकी सफाई छोड़ दें और इसको जाके ना बस मिट्टी आने दें और बच्चे यहाँ बिरयानियाँ फेंकें, देखिए आपको फॉरएवर नहीं फैसल फेंक दें, चले बेशक फैसल कोई भी फेंक दे, बच्चे फेंक दे, मैंने बच्चे कह दिया कि फैसल आके फेंक, कोई भी फेंक दे, मैं आके यहाँ पे आपके सामने वो रोल मंगा के खिला दे यहाँ पर, तो जाहिर है वो गंदा हो जाएगा, तो आपको मेंटेन ऐसे मेंटेन रखनी है। और देखिए मैं सिद्रा को देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को तो शौक होता है, कोई क्रीम वैसे भी नाइट की देखिए आप 20 to 25 के बाद ना हर साल 2% आपके अंदर कोलेजन की कमी होती चली जाती है, हड्डियां भी कमजोर होती हैं, स्किन भी कमजोर, आप मेंटेन करते हैं, मगर 25 साल के बाद डेफिनेटली डिक्लाइन शुरू होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उसको मेंटेन करना। आज ऐसी रेमेडी उनको बताएंगे कि वो पूरे साल मैं चाहती हूँ हम किचन में भी जाएं, और ना साथ साथ मैं चाहूंगी खुरम जरा आप ना जो एक तो समेत सिद्रा के बहुत सारे लोग, इवन मर्द हजरात भी जो हमें देख रहे हैं कि भाई अगर उनका पेट बाहर है पर पूरी बॉडी उनकी फिट है, कौन सी ऐसी ग्रीन टी है जो कि सुबह उठ के पी सकते हैं, बड़ा इजीली घर में भी या मार्केट में भी अवेलेबल है, तो वो बड़ा आपने सही बताया। अच्छा देखिए सिद्रा इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा, हम अपने ऑडियंस को देंगे, एक टैबलेट होती है स्किन बेरी, ठीक है, वो क्या है क्रैनबेरी स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट है, और 3 टाइम्स अ डे फॉर 3 मंथ्स खाएंगे, तो उससे आपका हाजमा बहुत तेज होता है। वो एक जैसे फालसे का, स्ट्रॉबेरी का, क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट होती है, वो आपका वजन बहुत कम करेगी और फिट होंगे। और साथ में आपको क्या करना है जी, रोजाना एक जब आप उठेंगे ना, 1 गिलास नीम गर्म पानी, उसमें डालेंगे 1 चुटकी तुख मलंगा, ठीक है, और 2 चमचे उसके अंदर डालेंगे आप भर के अच्छी तरह से इसबगोल की भूसी और चुटकी अजवाइन। इसको आप थोड़ा सा चाहे तो लीमू ऐड कर लें अगर आपको गला खराब नहीं हो रहा, टू यू भाई, अगर आपको लगता है कि लीमू ऐड करना बिल्कुल, और 1 चमचा सफेद सिरका, ठीक है, छोटा वाला, मतलब ये टीस्पून ना, ये वाला, नॉट टेबल नहीं जी, बिल्कुल, और सफेद सिरका अंगूर का हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा, और इससे आप बहुत जल्दी वेट लूज करते हैं। चलें, आप सिद्रा समेत बहुत सारे मर्द और खवातीन, क्योंकि ये मैंने अपनी फैमिली में भी बड़ा इशू देखे कि पूरे आप फिट है लेकिन आपका पेट बाहर है, तो ये थोड़ा सा ना अजीब बिल्कुल हो जाता है। मर्द तो वैसे ही हैंडसम भी लगते हैं। अच्छा, एक और सिद्रा है वो लेकिन कराची से है भाई। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर खुरम से क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सबा बात कर रही हूँ। अच्छा, सबा जी, सबा बताएगा जी। डॉक्टर खुरम से बात करनी है कि मतलब पूरे चेहरे पे पिंपल्स नहीं, लेकिन ये है ना नीचे वाली हिस्सा ठोडी होती है ना, यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं। अच्छा। और निकलते हैं, मैं बैटनोवेट लगाती हूँ लेकिन फिर भी सही नहीं होते हैं। और सबा देखिए मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक, कि बेटनोवेट तो आपको कभी भी चेहरे पे लगानी नहीं चाहिए। अच्छा। बेटनोवेट तो लड़कियां क्या करती हैं, लड़के भी, कि रंग गोरा करने की क्रीम में भी डाल लेते हैं। बेटनोवेट बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो एक बहुत तेज स्टेरॉइड है, वो वक्ती तौर पे आपके दाने दबाएगी, आपके चेहरे को बिल्कुल पतला कर देती है, और जहां आप बेटनोवेट लगाती हैं वहां पे आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बेटनोवेट इसका बिल्कुल बेहतरीन हल है। देखिए आप बाजार में, आप पूरे पाकिस्तान में कराची से कश्मीर तक एक जेलसिन टी लोशन मिलता है, ठीक है, आप क्या करें, रोजाना आपको क्या करना है, 1 प्याले में 2 चमचे आपने जेलसिन टी लोशन लिया, 2 चमचे अर्के गुलाब मिलाया और 1 चुटकी मीठा सोडा मिक्सचर बना के 15-15 मिनट के लिए सुबह दोपहर जहां जहां चिन पे आपके दाने आते हैं वो लगाएं, और दबा के, कल भी एक लड़की थी वो दबा के निकालती हैं। हाय ये ना किया करें, अल्लाह निशान पड़ जाते हैं आपके तो। बिल्कुल। और सेकंड चीज है बेटनोवेट एन या बेटनोवेट तो आप कभी भी इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो आपके चेहरे को पतली, वो लड़कियां बड़ी दाना होते ही वो फौरन रात को लगा लेती हैं, तो उससे आपकी वो जगह पक्की बन गई है दाना। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक ऐसी एंटी एजिंग क्रीम बना रहे हैं और नाइट क्रीम, जो कि झाइयां,
ठीक है, झुर्रियां, डार्क सर्कल्स और आपकी क्रोज फीट के अलावा जो आपकी गीज नेक हो जाती है उसके लिए, ठीक है, और सर्दियों के लिए बड़ी अच्छी क्रीम है, ठीक है। अच्छा, खाने के लिए तो हमने बात कर ली, नेक बड़ी जबरदस्त चीज होती है। अच्छा देखिए, आपने क्या किया, थोड़ा सा बॉइल्ड शकरकंदी, ठीक है, ये हम थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे कि हम खाएंगे इसको, अच्छी बहुत है, ठीक है जी, ठीक है। ये देखिए आपने थोड़ा क्या किया, तकरीबन 8 to 10 छोटे पीसेस शकरकंदी, ठीक है, बॉईल कर लेना आपने, और 8 to 10 छोटे पीसेस आपने ले जी, बिल्कुल, ठीक है। इसके साथ डालेंगे जी ये थोड़ा सा वाइट सिरका, देखिए बिल्कुल वाइट सिरका कितना है, ठीक है, थोड़ा उसके साथ ऑलिव्स है, ठीक है, ये जैतून, ये क्या करेगा कि आपके चेहरे पे जितने भी काले दाग आ रहे हैं ना, खास तौर पे लड़कियों के प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, लड़के वो जो सैलून से जाके मसाज कराते हैं तो उससे वो जल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ डालेंगे जी, ये देखिए 2 क्रीमें मैंने मिक्स की हैं, ये इनको मिक्स कर दिया, ठीक है, मास्किन और सेलोस्लिम। इसमें क्या है, इन दोनों में एक तो एलोवेरा है, उसके अंदर गुलाब का अर्क है, उसके अलावा बकरी के दूध का मिक्सचर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेगा, आपकी चेहरे को पतला भी करेगा, कंटोरिंग करेगा, आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट करेगा। इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है, 2 चमचे ये क्रीम, ठीक है, ये देखें, ठीक है, 2 चमचे ये क्रीम ऐड की, ठीक है, और हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा पानी या रोज वाटर भी कर सकते हैं, ठीक है, पानी जी बिल्कुल, आप जो आपको दिल चाहे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाटर है, ठीक है। अच्छा, अच्छी सी एक नाइट क्रीम बनाई जा रही है थ्रू शकरकंदी, तो हमने क्या क्या अभी तक ऐड किया है? शकरकंदी हमने डाली, ठीक है, ये दोनों क्रीमों का मिक्सचर डाला, ठीक है, रोज वाटर या अर्क गुलाब डाला, ठीक है, 3 से 4 चमचे पाउडर मिल्क डाला, ठीक है, या आप दूध भी डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी वाइट शक्कर। वाइट शक्कर क्या करिए, आपकी स्क्रबिंग करेगी, ठीक है, ये देखिए शक्कर कितनी है, ठीक है, ठीक है, वक्त की कमी है, थोड़ा सा टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, तैयार है। आप चाहें थोड़ा और ब्लेंड कर सकते हैं, टाइम हमारा थोड़ा कम है, क्रीम बड़ी जबरदस्ती है। ये देखिए, जो आप क्रीम लगाएंगे ना चेहरे पे, ये देखें इसका टेक्सचर देखें, मैं ये देखें बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में, ये देखें ना, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या करना है, आपको रोजाना नहाने से पहले आपने आधे घंटे के लिए चेहरा, गर्दन, गुद्दी, हाथ, नकुल सब पे लगाया, ठीक है। ये देखिए क्रीम, ये अच्छी तरह से मैश किया, बिल्कुल ठंडक देगी, स्किन को टाइट करेगी, और क्या करेगी, मैं भी चेक करती हूँ, चेक करें ना, चेक करें ना, ताकि खवातीन को और भाई महक ने खुद लगाई थी, चले जी, ये लगा लिया हमने। अच्छा, फिर क्या करना है, ये लगाया आपने, और आधे घंटे के लिए आपने छोड़ दिया। किचन का काम करें, झाड़ू पोछा करें, डस्टिंग करें, और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से धोएं, आपकी स्किन इतनी टाइट। और जो लड़कियां चाहती हैं खवातीन बोटॉक्स और अपनी कंटोरिंग, तो आपकी स्किन भी यहाँ जॉ लाइन भी पतली हो जाएगी, बड़ी जबरदस्त है। चलें जी, ये क्रीम बड़ी आसानी से आप घर में बना सकते हैं। आपने नोट डाउन करना था कि क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। कैसा, ऐसे आना था ना आपने, ऐसे आना था, हाँ, ये फैसला लियारी के मैदान में सजेगा मेला, लेकिन हम इधर नहीं बैठा अकेला, क्योंकि मेरे साथ ये तीनों रैपर्स मौजूद हैं। फीफा वर्ल्ड कप का जुनून कतर में, लेकिन बुखार यहाँ चढ़ा हुआ है पूरा का पूरा। और आपने सुन ही लिया होगा, मैं अब क्या ही बताऊँ कि कराची के इलाके लियारी में, एक तो कल मैं कुछ तस्वीरें भी देख रहा था कि जब ब्राज़ील का मैच था अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड, तो लग ही नहीं रहा था कि वो लियारी है, वो बाज़ाब्ता लग रहा था या तो वो कोई ब्राज़ीलियन कैपिटल है, रियो डी जेनेरो, या फिर जो है वो कतर में लोग फुटबॉल देख रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लियारी इज़ मिनी ब्राज़ील, उर्दू और बलूची ज़बान में ये रैप जो बनाया है, हमारे साथ मुज़म्मिल, अलियान और अब्दुल अहद मौजूद हैं। भाई आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। और हम कैसे कहते हैं बलूच में वशत के देगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ, हम डेली कहते थे वशत के। तो कैसे हैं आप सारे? और चलें आगाज़ मैं आपसे करता हूँ अलियान, कब आपने ये बनाया और कैसा रिस्पॉन्स आया अभी तक आपको? हमने ये 19 नवंबर को लिखा था रात को, ठीक है, किसी और म्यूज़िक पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लिखा था म्यूज़िक चला के मुज़म्मिल भाई के स्टूडियो पे, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो ऐसे ही हमने दूसरे दिन ये रिकॉर्ड कर दिया। तीसरे दिन अब्दुल अहद हमारे DOP है, हमने इनको कॉल किया कि शूट करना है। ये थोड़ा बिजी भी थे, मगर इन्होंने टाइम निकाल के जल्दी से तीसरे दिन में शूट करके अपलोड भी कर दिया। उसी दिन रात को 2 बजे तक बैठे हुए थे, इसको एडिटिंग कर रहे थे। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, कराची के, जिन्होंने हमें इतनी मोहब्बत दी, सॉन्ग पे इतना अप्रिशिएट किया। एक दिन में लिखा, अगले दिन शूट किया,
तीसरे दिन एडिट करके पोस्ट कर दिया। क्या बात 3 दिन भाई, 3 दिन, क्या बात है। तो डीओपी साहब ये कैसे आपने सारा मुमकिन बनाया, मुझे बताएं। ये पूरे लियारी में क्या, या खास तौर पे सील चौक चाकीवाड़ा इस तरफ ही किया, किधर किधर शूट किया इसको? ये बम्बासा में ज़्यादा शूट किया इसको। बेसिकली मैं इस सॉन्ग का डायरेक्टर, एडिटर और डीओपी था। तो एक ही दिन में सुबह शूट किया, तकरीबन 2 बजे तक कंटिन्यू शूट किया। उसके बाद शाम को पावर नैप ली जरा, फिर उसके बाद एडिट किया और रात को 2 बजे हम लोग ने अपलोड कर लिया इस सॉन्ग को। क्या बात है। अच्छा, ये हम जब भी, हम खुद भी जब कभी कहीं आउटडोर जाते हैं तो लोग कैमरे को देख के ना वो हो जाता है, कुछ शौक होता है, कुछ घेर जाते हैं। लियारी में शूट करना, वो भी फुटबॉल में, मुझे नहीं लगता आपको कोई मसला हुआ होगा। जैसे हम किसी को कहते हैं यार आके थोड़ी सी हमसे बात कर लें, वो शर्मा रहे होते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है लियारी वालों के दिल के करीब, वो खुद आ रहे होंगे कि हाँ हमें भी शूट कर लो। ऐसा ही हुआ इस तरह। दरअसल ये बात मतलब इस तरह की थी कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने जो म्यूज़िक हम लोग ने प्ले किया तो एंगेजिंग लग रहा था, थोड़ा रिलेवेंट टॉपिक लग रहा था, तो सब हमारे पास आ रहे थे। तो हमें शॉट लेने में थोड़ा आसानी होगी। सही। अच्छा मुजम्मिल, मुझे बताएं कि हमने सुना कि एक और गाने की तैयारी हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, गाने तो बहुत है, प्रोजेक्ट बहुत ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हो और बहुत से ट्रैक पड़े हुए अभी रिलीज करने, उनकी वीडियो बनानी है। तकरीबन 8-9 ट्रैक अभी पड़े हुए। 8-9 ट्रैक्स अभी पड़े हुए। सारे फुटबॉल पे किए हैं? नहीं, या फिर दीगर भी किए हैं? अंडरग्राउंड हिप हॉप भी करने की कोशिश की है, कमर्शियल भी की है, यानी हर हिसाब के लेवल पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा ख़ास तौर पे जब भी हम बलोच मौसीकी की बात करते हैं, सिर्फ रैप नहीं बल्कि गाने और दीगर भी, तो इससे पहले जो बैंजो साज है उस पे हमने देखा कि बहुत सारे अच्छे बलोची जो गाने हैं, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। कोक स्टूडियो के साथ क्या ज़बरदस्त फीमेल रैपर भी थी, इसके बाद भी बड़े उनके ज़बरदस्त गाने आए। जब मैं रैपिंग की बात करता हूँ तो लियारी में रैपिंग का कल्चर कैसे शुरू हुआ, आप बताएं, फिर बाकी भी रिस्पॉन्ड करें। कल्चर तो लियारी में बहुत टाइम से 2011-12 से हम सुन रहे हैं, कमाश को सुन रहे हैं बहुत पहले से, यानी बलोची हिप हॉप में फाइनेस्ट कहलाता है, ओजी है हमारा, तो उसको सुनते थे। तो हमने तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोहेमिया सर को सुना, पाजी को, उनको सुन के इंस्पिरेशन मिली के बोहेमिया सर जी, ओके बोहेमिया। फिर उनके बाद कालो गोरो को सुना, फिर अभी यूनस भाई और अंजुम भाई को सुनते हैं, इनसे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो शौक पैदा हुआ इनको सुन के रैप करने का। बिल्कुल। ईवा भी जिन्होंने कनायारी में रैप किया था, बड़ा ज़बरदस्त। हमारा जो सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स है उसकी जब बात होती है तो हमारे जहन में लियारी आता है, और लियारी तब्दील हो रहा है, लियारी बदल रहा है। मुझे ये बताएं अलियान, ये बताएं मुझे, अच्छा हमें ना बात करते हुए कभी भी इसमें शर्म यार महसूस नहीं करनी चाहिए। जो भी सिचुएशन, हमें पता हमारे शहर की सिचुएशन क्या रही है, लियारी में भी वही सिचुएशन रही, काफ़ी ख़राब रही, लेकिन अब बॉक्सिंग स्टार्स वहाँ से माशाल्लाह निकल रहे हैं। नादिर भाई हो गए और दीगर हो गए, सब बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा है। फिर अब आप लोग वहाँ से आ रहे हैं कि जिन्होंने रैपिंग में बड़ा अच्छा नाम आप बना रहे हैं। लियारी को तब्दील होता देख रहे हैं, बदलता देख रहे हैं, या फिर मुझे करेक्ट करें कि नहीं तब्दील हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील तो पहले से ही था, मगर लोगों ने लियारी की गलत इमेज बना रखी थी बाहर साइड में, इसीलिए तो हर किसी को गलत ही दिखता था कि कोई किसी को ध्यान ही नहीं देता कि लियारी कितना अच्छा है, क्या क्या है, क्या यहाँ पे सहूलियत है। कुछ गलत भी हैं लोग, मगर उनकी वजह से ये नहीं कि सारे गलत हो गए ना। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी है। अच्छा यार, ये तो हमने पूछा ही नहीं आपसे, आपने रैप तो बना दिया, बताते खुद भी फुटबॉल पसंद है, कौन सी टीम को फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं? ब्राज़ील को हटा के देखो, ब्राज़ील तो हमें पता है। मेरी फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना है, क्योंकि मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है। यार ये तो आपने इंडिया पाकिस्तान वाली बात कर दी। अभी अपनी पसंद है। सही आप बताएं जरा अब्दुल अहद, कौन सी फेवरेट टीम है? दरअसल मुझे जो है क्रिकेट और फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लियारियन होने के हैसियत से तो ब्राज़ील को सपोर्ट करता हूँ थोड़ा बहुत। भी सेम ही है दोनों, सेम ब्राज़ील। क्रिकेट और फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात अलियान, कि आप देखते हैं कि हमेशा जब भी हम लियारी की बात करते हैं हम कहते हैं बड़ा टैलेंट है लियारी में, फुटबॉलर्स, और
हमें जितना मौका मिलता है हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उतना ही लोगों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चले खेल ना पसंद होना एक अलग चीज़ है, मगर क्या ये आपको लगता है पर्सनली कि सपोर्ट होनी, स्पेशली लियारी के बच्चों को जितना वो ज़बरदस्त खेलते हैं उनके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है? जी ये तो होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि इतना टैलेंट लियारी में कहाँ पे भी नहीं है। आउट ऑफ कंट्री से हमें डीएम आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपके पास इतना मिनी ब्राज़ील इसको क्यों कहते हैं, टैलेंट है तो इसीलिए कहते हैं ना। हमने तो नहीं दिया है नाम, लोगों ने ही दिया है। सही, उस हिसाब से इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम भी अपने म्यूज़िक के हवाले से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं लियारी को कि यहाँ पे क्या क्या टैलेंट है। इंशाल्लाह आगे और लाएंगे, ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और कराची बदल रहा है, लियारी बदल चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर फील्ड में, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर हो रैपिंग, लियारी का नाम बनता रहे। बहुत शुक्रिया आप तीनों तशरीफ़ लाए और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके बाकी ट्रैक्स के। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। बाल जो है वो इंसान का एक बड़ा अहम जुज़ होता है और बहुत से लोग इस पर बड़ा ख़र्चा करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग के जिनको कुछ कमी हो जाती है, उनके आप सोचा करें कि क्या इंटरनल की सिचुएशन होती है। लेकिन हम उस सिचुएशन में आए ही क्यों कि जब खुदा ने हमें इतनी अच्छी चीज़ से नवाजा हुआ है हम उसका ख्याल नहीं रखते। वैसे तो हम बाकी अपने स्किन हो गई, हमारा कॉम्प्लेक्शन हो गया, हम उसकी बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मौसम चेंज होता है, उस चेंज होते मौसम के साथ साथ हम अपना खाना पीना तब्दील करते हैं, हम अपना ओढ़ना बिछौना तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बालों का केयर जो है उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इस पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मैम उम्मे राहिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद आप खैरियत से होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। तो मौसम बदल रहा है, थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी है, ठीक है, हो सकता है दोबारा एक स्पेल आए थोड़ा सा गर्मी का, लेकिन दैट विल बी द लास्ट। तो इस बदलते मौसम के साथ हम बाकी चीज़ों का तो ख्याल रख रहे हैं, बालों ने क्या बिगाड़ा भाई हमारा? बालों का हम ख्याल रखते ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने बालों के साथ और सोचते हैं अपनी खेती उगाएगी, लेकिन जब वो चली जाती है तो फिर आती नहीं है। तो उसमें होता है कि जी तेल लगा लिया, अब तेल भी बहुत कम लगाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते, विटामिन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, शैम्पूज़, केमिकल्स, डाइज, ये सब चीज़ें बहुत कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर सीज़न या वेदर कोई काम नहीं करता, जैसे कि बाल गिरते ही रहते हैं। मतलब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें 12 महीने सुनने को मिलता है जी हर पेशेंट बाल गिर रहे हैं। तो उसका मतलब है हम बालों का वैसे ख्याल रखते ही नहीं जैसे रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो फिर जो वेदर है, सिचुएशन है, वो भी असर नहीं करेगी। ये जो हम कहते हैं कि जी वेदर नाउ मुख्तलिफ मौसम जो हैं, अब अगर कोई ह्यूमिड चिपचिपा मौसम है तो वो असर कुछ और रखता है। बिल्कुल। जब ये ड्राई वेदर आता है और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ शहरों में सर्दी मुख्तलिफ रंगों में होती है। कराची की सर्दी इज़ अ बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू लाहौर की सर्दी, और लाहौर की सर्दी तो यकसर मुख्तलिफ है अगर आप बात करें कोयटा की सर्दी से, पेशावर की सर्दी से। तो खैर, लेकिन हम चले आज एक काम करते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर, और आई होप कि हमारे साथ कॉलर्स भी होंगे, तो ऐसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कराची की सर्दी है और वो एक थोड़ी सी माइल्ड, थोड़ी सी जो है नरम सर्दी होती है, उस सीज़न में हम बालों में क्या ख्याल रखें ऐसे मौसम में? पहली चीज़ बालों में ख्याल ये रखना है कि आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन ये कि 2 घंटे के लिए भी लगा लिया तो बहुत है। सर्दी में नहाना भी एक बड़ा मसला होता है, फिर कराची में तो पानी नहीं होता है, तो ये ना करें कि ऑयल लगाया है तो छोड़ दिया। ये ऑयल को छोड़ना नहीं है। ऑयल को छोड़ने का मतलब है डैंड्रफ भी बनेगी, जो आपके जो है ना क्यूटिकल क्लॉग पोर है क्लॉग हो जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका बाल भी डेड होगा, बाल गिरेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। ओवरनाइट इट्स ओके, लेकिन ओवरनाइट आपका मतलब आपने आज लगाया, रात को लगाया, आज के दिन आपने वॉश कर लिया, सुबह नहा लिया, दोपहर में नहा लिया, वॉश कर लिया, पूरी रात मुश्किल है तो नहाने से 1 घंटा पहले लगा लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा आपने कि अब सर्दियाँ हैं 2 दिन बाद शैम्पू करेंगे, 2 दिन बालों में तेल लगा रहे हैं, वो आपके बालों को खा जाता है। ओके। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। चलें, ये तो हमने कराची की बात कर ली, अब ज़रा हम जाते हैं कोयटा, जिसको बहुत ड्राई सर्दी कहा जाता है। ये ड्राई जो विंटर है जिसमें
आपको लगता है हवा भी काट रही है आपको, ऐसे ही, ऐसे ही है। ये तो इंटेंस है। इतने इंटेंस वेदर के लिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ती है? पहली चीज़ है कि ऑयल का तरीका वही रहेगा, वही। उसमें आप कोई भी मतलब गर्मी या सर्दी आपने बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल नहीं रखना, बहुत मैक्सिमम जो है वो आपका 1 नाइट हो गया। सेकंड जो है सल्फेट फ्री शैम्पू। थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासकर सर्दियों में जैसे कोयटा की बात की कि वहाँ पे वैसे स्किन भी बहुत ड्राई होती है, तो और जब मौसम चेंज होता है तो फिर बाल भी और स्कैल्प भी बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है। ऑयलिंग तो करनी है बट सल्फेट फ्री शैम्पू, केमिकल जो है कम से कम होना चाहिए। और थर्ड जो है गर्म पानी का इस्तेमाल खासकर शैम्पू करते हुए वो कम से कम होना चाहिए। गर्म पानी खुश्की पैदा करता है, ड्राइनेस करता है। तो आपने थोड़ा सा मिक्स करके माइल्ड करके उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए कि लगता है मुश्किल लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आदत हो जाती है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, हेड वॉश कर लें पहले और उसके बाद यस, ऐसे कर लें, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि देखिए गर्म पानी से जो भी इस्तेमाल करें मजबूरी हमारी, लेकिन वो बॉडी को भी ड्राई करता है, तो बालों के लिए तो वो वैसे ही बहुत नुकसानदेह है। ओके अच्छा, चलें वेदर की तो हमने बात की, अब थोड़ा सा फैशन पे आ जाते हैं। एक ख़ास तौर पे आजकल ख़ातीन तो स्ट्रीक्स कराती ही हैं, बट कुछ हमारा टिकटॉक बरादरी वो भी करा लेते हैं, कुछ मर्द हज़रात भी है सारे। पर्टिकुलरली स्ट्रीक्स और जनरली अगर डाई की बात हो रही है तो मर्द हज़रात भी जब इस तरफ जाते हैं तो उसमें उनको क्या ख्याल रखना चाहिए? क्या उनके लिए ये ठीक है, नहीं है? देखिए फैशन सब करें, इट्स ओके। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये नहीं कि वो स्ट्रीक्स के डाई या जो आपके कलर्स हैं वो आपके बालों को जो है ना घोंसला बना दें। उसके लिए उसके शैम्पूज़ आते हैं, उसके मास्क आते हैं, वो आपने लगाने हैं। आपने हर 2 महीने में अपना जो ट्रीटमेंट है, केराटिन है, 3-4 महीने के अंदर वो आपको खुद गाइड कर देंगे, आपका सैलून वाले जो भी आपके हेयर ड्रेसर हैं वो आपने लाजमी करवाना है। मास्क आपने लाजमी लगाना है। एलोवेरा जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लगाना है ताकि आपके बालों की जान या उसकी चमक बरकरार रहे, ये बहुत ज़रूरी है। फैशन में करने में कोई मसला नहीं, जो अपना कंप्लीट या फुल डाई होता है या रूट्स होते हैं तो उसके लिए जो है आपने कोशिश करके लेस केमिकल यूज़ करना है। लाइक PPD फ्री डाइज आ जाते हैं और जो कि बहुत सेफ़ होते हैं। जिनको एलर्जी होती है, जिनको बहुत डैंड्रफ होती है, जिनको कोई और इशू होता है, वो PPD फ्री डाई इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल डैमेज नहीं होते। ये आपने इतनी अच्छी बात की। हमारे किचन या फिर हमारे गार्डन में ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए होते हैं। आई स्पेसिफिकली वांटेड टू आस्क अबाउट दिस, द एलोवेरा। ये कितनी बेचारी इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फैसलाबाद से नौरीन कॉलर हैं। नौरीन अस्सलाम वालेकुम, आप उमर राहिल से क्या सवाल करना चाहेंगे, बताइए। अच्छा नौरीन, अगर आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लें तो हम आपको बेहतर सुन सकेंगे। विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। ये आप नंबर भी देख रहे हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आपके बालों के साथ अगर कोई मसला है, भाई नहीं भी है अगर कोई मसला, और अगर आप उसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बंदी हमारे साथ बैठी हुई है एंड शी इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। जी, तो हम बात कर रहे थे जी एलोवेरा। अच्छा, राइट फ्रॉम ड्रिंकिंग टू ईटिंग एंड टू अप्लाइंग इट, ठीक है, ये कितनी अच्छी चीज़ है। स्किन के हवाले से तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये स्कैल्प के लिए कितना अच्छा है, इस्तेमाल कैसे करना है? सर से लेके पैर तक हर चीज़ के लिए अच्छा है। यस, आप लगा भी सकते हैं, आप पी भी सकते हैं, आप लगाएं भी, पिएं भी, खाएं भी, ठीक है। आपके सिर्फ स्किन नहीं, आपके पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपके चाहे जॉइंट्स हैं, चाहे आपके बालों का मसला है, आपकी आईज का इशू है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तरीका इस्तेमाल डिफरेंट है। तो अभी हम बालों की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि बालों की डैंड्रफ के लिए, बालों की जो आपका बाल फ्रिज हो गया उसके लिए, आपके बालों की शाइन के लिए, ग्लॉस के लिए बेस्ट चीज़ है। डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट लगाना मुश्किल है, मैं तरीका भी आपको बताऊंगा किस तरह रखना है। अच्छा, अब हम मर्दों की बात कर रहे थे तो लाहौर से अबरार ने हमें ज्वाइन किया जी। अबरार अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे, बताइए। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? फाइन शाइन अबरार। जी सर, ये मैंने बालों के बारे में सर आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी। सर मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्की बहुत ज़्यादा और ड्राई बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत से शैम्पू यूज़ किए हैं सर, लेकिन उनके बावजूद जो है
वो मेरे बाल ठीक नहीं होते सर, इसी तरह रहते हैं जैसे घोंसला बना हुआ है और उजड़े उजड़े से रहते हैं, लेकिन इनका हल बता दीजिए। चलिए इस उजड़े उजड़े को अब आबाद करते हैं जी उमेर। अच्छा, पहली चीज़ ये कि बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़ किए हैं, डैंड्रफ ख़त्म होगी फिर आ जाएगी, इसलिए कि फिर हमें शैम्पू भी तो बेचना है, तो आपने केमिकल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना। पहली चीज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू को जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। आप जो सल्फेट फ्री शैम्पू लेंगे, मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं वो एक्चुअली जब हम लगाते हैं हमें लगता है बाल बड़ा फ्रिज हो गया है, बड़ा रफ़ हो गया है, लेकिन उससे कि उसमें केमिकल नहीं होता है, वो ड्राई होने के बाद आपके बालों को स्मूथ आपको टेक्सचर देता है। वक्ती तौर पे तो लगता है इसके बालों के अंदर वो बात नहीं है जो हमारे वो वाले शैम्पू से आती है, इसलिए कि उसमें केमिकल नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसमें एलोवेरा जेल आपने लाजमी लगाना है शैम्पू से पहले। तीसरी चीज़, जो इनकी कंडीशन है कि बहुत खुश्की भी है, उसके अंदर बहुत रफनेस भी है, तो एक पका हुआ केला बिल्कुल बहुत राइप जिसे कहते हैं बनाना, और बिल्कुल गला हुआ जो होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज़ आप ऐड कर लीजिए। ये 2 चीज़ें बेस्ट हैं। उसमें आपने जो अपने पूरे स्कैल्प में लगा के इसका मसाज करना है, एंड्स तक लगाना है, उसको आप मैश कर लें पूरा और पूरा पेस्ट बना लें और उसको कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। ठीक है जी। लाहौर से मरियम, लाहौर से मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है, मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मरियम, ये किसी स्पेसिफिक वेदर में होता है या हमेशा रहता है? मुझे इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि खिज़ां या चेंज अप हो रहा है, चेंज अप है। ठीक है। समर में बिल्कुल नहीं होता, और ये जैसे ये मौसम ऐसा है ना, मौसम चेंज हो गया है और विंटर आने वाला है, तो विंटर से पहले ही बहुत ज्यादा हो गया डैंड्रफ। अच्छा, वैसे विंटर में तो बहुत ज्यादा होता है और बाल भी बहुत ज्यादा रफ हो गए उसकी वजह से। अच्छा, वैसे मरियम लाहौर में वो वाली सर्दी आ गई है लाहौर वाली, अभी थोड़ी रहती है? नहीं नहीं, अभी कहाँ सर्दी आई है, अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो बहुत ज्यादा। ये शाम में ये है कि ठंडा हो जाता है मौसम। ओके, चलें ठीक है। उमेर आई, सर्दी भी नवंबर के बाद आएगी। अच्छा देखें, वेदर चेंज हो रहा है, उनकी ड्राइनेस आएगी, स्कैल्प ड्राई होता है, इसलिए कि इस अक्टूबर के अंदर स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। गर्मी भी है, शाम को ठंडी जो शामें ठंडी हो गई है, लेकिन आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से आपका स्कैल्प भी ड्राई होना शुरू हो जाता है। हम पानी भी गर्म पे आ जाते हैं, तो लाजमी आपकी डैंड्रफ बनती है। पानी का इंटेक आपने प्रॉपर करना है। हम पानी की पीना भी कम कर देते हैं कि प्यास भी कम लगती है। सर्दी है, क्या करेंगे? बिल्कुल, आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो आपके डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है। इसका आपने ख्याल रखना है। ऑयल हमेशा थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाएं ताकि अच्छी तरह से उसकी पेनिट्रेशन हो जाए, और वो जब पेनिट्रेट होगा तो वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ठीक है, दो चीज़ों का अपना ख्याल। अब ज़रा हम किचन का रुख करते हैं। चलें जी, किचन का रुख करते हैं और हम देखते हैं कि जी क्या इस वक्त जो है हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या आज छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि किचन में हमारे पास वो छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम नज़रअंदाज किए रहते हैं। तो उमराइल, क्या है आपके पास आज की चीज़ें? बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि अभी 2 हमारे कॉलर से उन्होंने कहा कि जी डैंड्रफ बहुत है और बाल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं 2 चीज़ें बताऊंगी कि सिंपल आपने ऑयल कोई सा भी ले लिया, ठीक है, ऑयल आपने लेके कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें आती है एक बरहमी बूटी। बरहमी बूटी जो है आपने जो है वो ऐड करनी है। बरहमी बूटी ऐड कर लेंगे आप, और इसके अंदर थोड़ा सा आप डालेंगे साबुत धनिया, और इसी के अंदर आप ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल। ये 3 चीज़ें आपने मिक्स करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक हाफ प्याली जो है ऑयल लिया है, उसके अंदर बस क्या ही देखना है। अच्छा ओके, हाफ जो है ना आपने प्याली ऑयल ले लिया है। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके पास इजीली मौजूद है। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो भृंगराज ऑयल, भृंगराज ऑयल आप ले लेंगे। अच्छा, इसको हम अगर दोबारा हाँ बिल्कुल प्लीज टॉक अस थ्रू और हम दिखा सकते हैं जी कि ये आपने क्या क्या इसमें किया? मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर बरहमी बूटी डाली है। बरहमी बूटी के साथ हमने डाला है साबुत धनिया। लोग मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब ड्राइनेस आती है, एक इचिंग होती है, तो उसके लिए जो है हम इसमें साबुत धनिया इस्तेमाल करें। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ठीक है, जब पका अच्छा, इसमें चौथी चीज़ मैंने डाली एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल देखिए आप, मैंने इसका जेल बनाया हुआ है। अच्छा, ये देखें, एक चीज़ ये राहिल, मुझे सिर्फ ये बताएं, एलोवेरा जेल आपने कितना लेना है, पानी कितना डालना है? सर, आई हैव ट्राइड, लेकिन वो बिल्कुल ये जेल आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये बिल्कुल जेल की तरह है। शो
ये वाकई जेल लग रहा है, ये वाकई जेल लग रहा है, तो मेरा जेल बनता ही नहीं है। नहीं, उसकी वो वजह बिल्कुल पानी हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, उसमें पानी नहीं डालना है, आपने सिर्फ पत्ता काट के उसका जेल निकालना है। ठीक है। जेल निकालने के बाद आपने उसको ब्लेंडर में डाला या बीटर तो उसके साथ बीट कर लिया, बड़ा अच्छा बीट हो जाता है, वरना ब्लेंडर में डाल के चला दिया, ये आपका जेल तैयार हो गया। इस तरह से आपका जेल आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। पानी नहीं डालेंगे वो फिर पानी बन जाएगा। तो ये आपका जो मैं कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से। ठीक है। तो ये आपका जैसे इस तरह हम भर के रख लेते हैं वो चलता रहता है। राइट। तो अभी जो हम तेल बना रहे हैं तमाम चीज़ों के लिए बना रहे हैं, इसमें हमने एलोवेरा जेल भी ऐड कर लिया। पकाया इसलिए था कि इसका एलोवेरा जेल, बरहमी बूटी और जो साबुत धनिया सब मिक्स हो जाए, उसका अर्क निकल आए और तेल हमारा जो है काफ़ी अर्से चल जाए। अगर ऐसे डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये आपका तेल बन जाएगा। ये आपने लगाना है हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाइए। ठीक है। कम वॉश करते हैं सर्दी में तो 2 दफ़ा लाजमी लगाइए। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको बताऊं, अगर किसी के बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स हो गए, अभी मैंने कहा भृंगराज ये बूटी है, लेकिन इसको आप तेल में डाल के भी पका सकते हैं। और आसान तरीका ये है कि भृंगराज का तेल मिल जाता है। सही है। भृंगराज ऑयल दुनिया का इस वक्त बेहतरीन तेल है जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है। ठीक है। आपके बालों का फ्रिज कंट्रोल करता है। अगर आप भृंगराज ऑयल लेते हैं, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज, और अगर हम बनाना चाहें तो उसका आसान तरीका यह है कि तेल आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर बनाना चाहें तो आप सफ़ेद तिल का तेल ले लीजिए या कलौंजी का तेल ले लीजिए, अपना तकरीबन 1 पाव करीब, उसमें आपने मुट्ठी भर जो है भृंगराज डाला है, उसको हल्की आंच पे पकाया है। जब वो जल जाएगा तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा कि आप खाली भृंगराज ले लें। भृंगराज ऑयल ठंडा होता है। ओके। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे उसको डायरेक्ट लगाएंगे तो फ्लू हो सकता है। तो उसको थोड़ा किसी तेल में मिक्स करके, लाइक कलौंजी के तेल में, नीम के तेल में या सरसों के तेल में, देन फिर उसको अप्लाई करें। मुल्तान से मरियम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, उम्मीद है खैरियत से होंगी। बताइए क्या सवाल है आपका मैम से। जी, मुझे मतलब आज बहुत अच्छा सा इत्तेफाक हो गया जो मेरा हिल से बात हो पा रही है। और मुझे ये पूछना था कि फ्रंट से अगर हेयर फॉल होता जा रहा है और बैक से थोड़ा सही है लेकिन इतने ज़्यादा सही नहीं है, तो इसका क्या वजह हो सकती है? क्या हमें कोई ऑयल यूज़ करना चाहिए या हमें कोई विटामिन में मल्टीविटामिन इस्तेमाल करनी चाहिए? और दूसरा, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। मुझे पूछना है कि आया इनका कोई हेयर ऑयल या कोई हेयर सीरम हम ले सकते हैं? और आपके प्रोग्राम की उसकी वजह से आज हमें इनकी तरफ से कोई बेनिफिट चाहिए, कोई डिस्काउंट चाहिए। ठीक। ओके। मुल्तान सुहान हलवे जैसी मीठी बात है आपने की है, बहुत शुक्रिया मरियम आपका। तो प्लीज़, अच्छा, पहले तो ये कि बाल जो है आगे से ज़्यादा बाल पीछे जा रहा होता है। हेयर फॉल के लिए भृंगराज ऑयल बेस्ट है, लेकिन अगर बाल्डनेस अगर आ रही है फ्रंट पे तो अदरक हमारे घर में मौजूद होती है। थोड़े से अदरक का टुकड़ा लीजिए, थोड़ी सी प्याज लीजिए, इन दोनों को मिक्स करके इसका जूस निकाल लीजिए। मतलब आप इसको इसका ब्लेंड करके इसका जूस निकाल के आपने फ्रंट पे लगाना है। पूरे बालों में भी लगा सकते हैं लेकिन फ्रंट पे लगाइए। 15 मिनट के बाद थोड़ा सा शहद लेके, अगर इजी है तो शहद लगा के और आप फिर हेयर वॉश शैम्पू कर लीजिए। ठीक है। और हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। और इनके फ़ायदे की बात बताती जाएं। अच्छा, इनके फ़ायदे की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको फ़ायदा ये कि अगर आप समा के रेफरेंस से, नया दिन के रेफरेंस से आप कॉल करके ऑर्डर करती है तो उस पर आपको 20% आज की डेट में डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच मेरा, बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि अफाका होगा। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। पिछले दिनों लाहौर में 50वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जिसमें ख़वातीन मुकाबलों में तामीर खान सबसे आगे नजर आई। उन्होंने 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर्स का फासला तय किया। ये स्प्रिंटर पाकिस्तान में हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन में भी ये रुझान आता जा रहा है। और कितनी अच्छी बात है मैं कि फ़ीमेल भी इस स्पोर्ट्स में जो है वो हिस्सा ले। और अगेन वही बात फैसल की, बहुत सारी लड़कियों के लिए ये एक ऐसा रोल मॉडल हैं जो कि बच्चियाँ ये समझती हैं कि हम नहीं कर सकते, या जिनके माँ बाप ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ लड़कों का या मर्दों का खेल है। तो भाई अब ज़माना बहुत आगे चला गया है और बच्चियां वो सब कुछ करती हमें नज़र आती हैं, जो कि एक टाइम में हम सिर्फ जिन खेलों को सिर्फ मर्दों या लड़कों से जोड़ते थे। अब आप ये देखें कि लाहौर में, चूँकि ये इसका इनेकाद हुआ, लाहौर में इतनी ठंड है
और इस ठंड में लड़कियों का दौड़ना, उनका भागना, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को दिखा रहा है कि भाई उन्होंने हिम्मत और जज्बे के साथ जिस तरह वो दौड़ी हैं, भागी हैं। और फिर अगेन वही बात कि 11.86 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय करना। अच्छा, ये तो एक कहानी है ना फैसल, हम तो हमेशा टैलेंटेड लोगों से अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मुलाकात करवाते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे यकीनन तामीन की एक बहुत लंबी सक्सेस स्टोरी होगी, उनकी एक बड़ी मेहनत वाली जर्नी होगी, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने यहाँ तक वो पहुँची। नसीम हमीद का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो बड़ा ज़रूरी है उनका नाम लेना, क्योंकि उनकी जो मेहनत थी, उनकी जिस तरह से ज़िंदगी थी, किस तरह से कितने ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट करके वो कितने बड़े लेवल पर आई। और फिर हमने देखा कि भाई पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम पर एक फ़िल्म बनाई गई, उनके लिए जितना उनको पजीराई मिली वो तो मतलब काबिल दी था। फिर ये आपका हक भी होता है, आप ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अगेन वही बात है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जी ये मुआशरा मर्दों का है, और इस मुआशरे में अपना लोहा मनवाना, अपने आप को मनवाना, अपनी सलाहियतों को मनवाना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर बीइंग अ फीमेल आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है फैसल। अच्छा, इन्होंने 100 मीटर्स जो है वो 11.86 सेकंड्स में किया है। तामीन हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तामीन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने 100 मीटर जो है वो माशाल्लाह से रिकॉर्ड 11.86 सेकंड्स में किया है। अगर मैं आपको पाकिस्तान की तेज़ तरीन इस वक्त एथलीट कहूँ तो ये गलत ना होगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तामीन, मुझे ये बताएं कि कैसे आप इस स्पोर्ट्स में आई, इस डिसिप्लिन में आई, स्प्रिंटिंग में ख़ास तौर पे? सो आई वॉज़ वेरी स्पोर्टी सिंस चाइल्डहुड, लेकिन मैंने प्रोफेशनल लेवल पे ना कभी ट्रेनिंग की थी, ना कभी इस तरह का कोई गेम खेला था। सो नेशनल गेम्स 2019 के ट्रायल्स हो रहे थे, उस वक्त मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैं ऐसे ही आई, मैंने ट्रायल्स दिए, मैं KPK के लिए सिलेक्ट हो गई और उसके बाद मैंने उनका 1.5 मंथ का कैंप अटेंड किया और मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा और उसके बाद मैंने इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा। सही। अच्छा, तो तामीन, क्या आपने मतलब कभी सोचा था कि आप इस ट्रैक पर आएंगी, आप इस तरह से दौड़ती हुई नजर आएंगी? कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा था, या मतलब एक होता है ना कि या तो आप धक्के से आ जाते हैं या फिर आप शौक से आते हैं? बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे कभी कर पाऊंगी और पाकिस्तान की फास्टेस्ट एथलीट भी बन पाऊंगी। मैं सिर्फ शुरू में मुझे शौक था और मैं शौक से ही ट्रेनिंग कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आने लगी, तो मैं इस लेवल पे भी पहुंच गई। तामीन, इस स्पोर्ट्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? स्पोर्ट्स में अगर मैं बाहर की देखूं, जमैका के प्लेयर्स हैं, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं, और पाकिस्तान के देखूं तो नसीम हमीद है, सदफ सिद्दीकी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं यहाँ पे हमारे टाइम के। आई होप कि मैं उन्हीं की तरह आगे। जमैका की आपने बात की तो यूसेन बोल्ट होंगे फिर, ऑब्वियसली वो भी, मैं फीमेल स्प्रिंटर्स की बात कर रही हूँ, इलेन थॉम्पसन, ये सब ऐसी एथलीट्स हैं जो कि 30s के एज में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो इनसे हम सब इंस्पायर होते हैं कि अगर वो उस एज में कर सकती है तो हम इस वक्त क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जो इस वक्त का करंट रिकॉर्ड है दैट्स फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर, जो कि US की हैं और 1988 से उनका रिकॉर्ड है 10.49 सेकेंड्स। आप ज़्यादा दूर नहीं है, आप 11.86 पे हैं, करीब हैं। इंशाल्लाह वो भी आप कर लेंगी। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि आपने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं तामीन कि आप इसके अलावा और क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ टिल्स से, विच इज़ एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और इसके साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, 100 मीटर्स के अलावा भी आप किसी और डिसिप्लिन में जाना चाहती हैं? ट्रैक एंड फील्ड में तो आपके पास ऑप्शन खुले हैं। फ़िलहाल तो मुझे 100 मीटर 200 मीटर ही करना है, मुझे इसी का शौक है। स्पीड के जो भी रेसेस होते हैं, जो स्प्रिंट होते हैं, वो एथलेटिक्स के सबसे टफ गेम्स होते हैं एंड मैं इसी में अपना रिकॉर्ड आगे बनाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तामीन मुझे ये बताएं कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपका फिजिकली फिट होना, आपका डाइट प्लान अच्छा होना, हमेशा इस पर भी बहुत बात होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपका डाइट प्लान कैसा होता है? आपको कितना अपने डाइट का ख्याल रखना पड़ता है? क्योंकि ज़ाहिर है दौड़ना है तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए।
बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे बेसिकली फोकस इस पे होता है, लोग ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं, डाइट पे फोकस नहीं करते। डाइट प्लेज द मेन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ट्रेनिंग। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। आपको प्रॉपर प्रोटीन इनटेक रखनी है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इनटेक रखनी है, वाटर इनटेक रखनी है, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर मिकदार में लेनी है अपनी बॉडी वेट और हाइट के मुताबिक। सही है। अच्छा तामीन, चूँकि आपका ताल्लुक पेशावर से है, सो अगर पेशावर के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे पूछूं कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, उनका कितना सपोर्ट आपको हासिल था? बिकॉज अमूमन ये होता है कि हमें माओ से सुनने के लिए मिलता है कि भाई तुम लड़कियों क्या तुम दौड़ती भागती नजर आओगे, घर में बैठ जाओ, घर के काम करो। तो ये एक चीज़ जो आपने यकीनन फेस की होगी, अगर की तो फिर आप इससे कैसे निपटी? मैंने बिल्कुल नहीं फेस की, मैं सच बोलूं, बिकॉज मेरे जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो खुद एक एथलीट थे। सो मेरे घर का माहौल वो यूज्ड टू है उनसे। और मेरे घर वाले सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी मामा मुझे अकम्पनी करती हैं टू द स्टेडियम, डेली मेरे साथ जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाती हैं, मेरे बाबा खुद जाते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं मुझसे। तामीन, हमारे रिसेंट पास्ट में हमने देखा कि वो पावर लिफ्टिंग में नू बट हों या फिर जेवलिन में जो हैं अरशद नदीम हो, इवन फजर जिन्होंने जो मेल एथलीट हैं उन्होंने ज़बरदस्त जो है वो स्प्रिंटिंग की है, रेसलिंग हो जाए या दीगर अदर देन क्रिकेट, MMA, किक बॉक्सिंग, सब में हमारे जो एथलीट्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। यू बीइंग एन एथलीट, आप क्या समझती हैं कि हमारे पास और मज़ीद क्या चीज़ होनी चाहिए ग्रास रूट लेवल पे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कम्पीट करें? हमारी बेसिकली ट्रेनिंग में आज सच कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो ट्रेनिंग यहाँ होती है वो बाहर भी होती है, लेकिन उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, वो उसमें हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। अगर वो चीज़ें यहाँ पे भी आ जाएं, फॉर एग्जांपल मैं KPK की बात करूँ, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइमर नहीं है। अगर पूरे प्रोविंस में कोई इलेक्ट्रॉनिक टाइमर नहीं है तो हम जब 100 मीटर स्प्रिंट करते हैं हमें एग्जैक्ट टाइमिंग का पता नहीं चलता। स्टॉप वॉच और इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये चीज़ है। दूसरी, हमारे पास जो ट्रैक वगैरह है हमारे, वो कभी कभार एक्सपायर्ड होते हैं। जब आप एक्सपायर्ड ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हैं, यू गेट मोर प्रोन टू इंजरीज। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए, तो अगर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर लिमिटेड फैसिलिटीज़ में भी हम इतनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें हमें मिले तो हम इससे भी आगे परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और मैं चाहूँगी तामीन, लास्ट में आप उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मैसेज दें जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कभी कभी सोसाइटी की बातें दरमियान में आ जाती है और कभी उन्हें पर्सनली ये लगता है कि वो ये नहीं कर सकती। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना गोल, अपना एम अपने जहन में रखें और उस पर काम करें, मेहनत करें, क्योंकि आगे जाके आपने अपने लिए सब कुछ करना है। दूसरे जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, कि जिस तरह से आज मैं पेशावर से जाके वहाँ पे लाहौर में फास्टेस्ट वुमेन बन के आई हूँ, इसी तरह अगर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो वो मेरी तरह बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है तामीन, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्ती एंड बेस्ट ऑफ लक आगे फ्यूचर के लिए। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।